ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Yes, yes. Work done to bring a charge from infinity to a point. ठीक है। ओके। आपने डेफिनेशन तो अच्छी बताई, बट इसका मीनिंग समझ आ रहा है आपको? सबसे पहली बात तो वर्क क्यों डन करना पड़ता है? हाँ, किसी चार्ज को लाने में। फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो फोर्स लगाते जैसे आप जा रही हो तो फोर्स वर्क कर रहे हो ना, तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग, क्यों वर्क कर रहे हैं? कभी वर्क कम भी हो जाता है, कभी वर्क ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर हमको लाने में वर्क कितना करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ये फोर्स क्या है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ये फोर्स कौन सा फोर्स हम लगाते हैं? ये आपको किसने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेस्ट में हम वर्क डन का फार्मूला नहीं लेते हैं बेटा? हाँ, फिर मगर बताइए क्या? कौन होगा? हाँ, देखिए वर्क का जो बेसिक फार्मूला है, जैसे फोर्स का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है? न्यूटन नहीं दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये हम केवल मैकेनिक्स में ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हर जगह वैलिड है, समझ में? हाँ, फिर हाँ, बिल्कुल बताओ, संकोच मत करो बेटा, जो भी है ना, गलत होने का या कुछ ऐसा, डरो मत। जो भी समझ में आ रहा है बोलो। हाँ, हाँ, नहीं आपने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने गलत बताया। आपने डेफिनेशन सही बताई है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप डेफिनेशन रटो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, वही समझाने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक आपसे पूछ रहा हूँ, बताती जाइए कि वर्क क्यों करना पड़ता है। वर्क करते हैं तो वहां पे फोर्स हम क्या ले रहे हैं, लेते हैं फोर्स। वर्क तभी होगा ना जब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो फोर्स कौन सा होगा, पहली चीज, और वो वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे कहने का ये मतलब है। और दूसरा चीज, वर्क हमें क्यों करना पड़ता है, ये भी हम, तीसरा क्वेश्चन हमारा। ये कोई बात नहीं, अच्छा है, अब मैं समझाता हूँ, सुनिए। जो मैं बना रहा हूँ, देखिए, ये कोई एक बॉल है ना, ये एच हाइट पे रखी हुई है। तो अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे आ रही है ना, क्यों आ रही है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, बट ड्यू टू, हम बोल सकते हैं ड्यू टू हाइट डिफरेंस, बोल सकते हैं ना। एक मिनट रुको, मेरे साथ एंकर क्या है। अगर हाइट का डिफरेंस ना होता तो क्या यहाँ पे बॉल नीचे आती? अगर ये सेम प्लेन पे रखी होती तो बॉल नीचे आती? नहीं आती, ठीक है। तो बॉल नीचे आती है, दैट इज ड्यू टू हाइट डिफरेंस, ड्यू टू हाइट डिफरेंस। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा बेटा।
बाकी अभी आपके जो डेफिनेशन आपने लर्न किया है वो भी आप क्लियरली समझ जाओगे, उसको भूलोगे कभी नहीं। बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, इस पे हमने बॉल को रख दिया, बॉल रोल करके नीचे चली आई। ठीक है, किस वजह से, हालांकि यहाँ पे एच हाइट पे थी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, है ना, फिर नीचे चली आई। अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होता, मान लेते लेवल एक ही लेवल पे रखा होता है, बॉल यहाँ पे भी रखा हो, जैसे आप अपने फर्श पे चुपचाप बॉल को रख दो, मूव नहीं करती है। ठीक, तो बॉल मूव करी क्योंकि उसमें हाइट का डिफरेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दो कंटेनर रखा हुआ बेटा, इसमें वाटर फिल है ये, और इसको एक पाइप से हमने जोड़ दिया है, तो क्या होगा, पानी किधर से किधर जाएगा। हाँ, वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, मतलब हाई, इस वाले से इसमें जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं। यहाँ पे वाटर क्यों फ्लो हो रहा है हाई लेवल से लो लेवल, इसका रीजन क्या है। वाटर, व्हाई वाटर फ्लो फ्रॉम दिस कंटेनर टू दिस कंटेनर। हाँ, हाइट डिफरेंस बोल सकती हो, और प्रेशर डिफरेंस, है ना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लास्ट ईयर में आपने प्रेशर पढ़ा होगा, नाइन्थ में। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ अपॉन ए, और एक फार्मूला पढ़ा होगा रो जी एच, प्रेशर का। रो क्या डेंसिटी होता है, या डी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं था नाइन्थ में, शायद नहीं था। हाँ, किसी क्लास में रहा होगा रो जी एच। ठीक है, इसका प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर वाटर है तो इसमें भी वाटर ही है ना, तो दोनों की डेंसिटी तो सेम है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ग्रेविटी तो दोनों में सेम है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है। तो जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जिसका हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। अच्छा, कब तक फ्लो होता रहेगा बेटा, बता सकती हो। प्रेशर कब इक्वल होगा, जब दोनों की हाइट इक्वल हो जाएंगे। ओके। अच्छा, इस समय विंटर चल रहा है, ठंडक, तो अगर मान लेते हैं आपने, शरारत तो हर बच्चे करते हैं जानबूझ के, कभी ना कभी किया होगा, या जाने में हो गया, आपको बहुत ठंडी लगती है, या आप नहा के आती हो, ठीक है, और कोई गर्म चीज छू लेती हो, या किसी आपने अपने भैया को मम्मी को टच कर लिया ठंडे हाथों से, आप बाहर आई और भैया को छू लिया, तो वो बिल्कुल हाथ हटा देता है, उसको बहुत तेजी से ठंडक फील होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे आप उस हाथ को रखे रहिए थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका जो हैंड है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसको भी, जिसको आप टच कर रही होती हो, उसके लिए भी नॉर्मल हो गया होता है। ऐसा होता नहीं होता। तो ऐसा क्यों। हाँ, ड्यू टू हीट डिफरेंस। ठीक है, हीट डिफरेंस, नो सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट की प्रॉपर्टी होती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो पढ़ा होगा आपने किसी ना किसी लोअर क्लास में। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, विंड नहीं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपने कभी ये सोचा है, आप खाना बना करके गरम गरम, इस समय ठंडक का मौसम है, रख दो ओपनली, ठीक है, तो ठंडा क्यों हो जाता है। कोई भी गर्म चीज इस समय रख दीजिए, इस समय चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा कूल है, तो ठंडा क्यों हो जाता है। यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मान लेते हैं ये आपका कोई भी मटेरियल है जिसका टेम्परेचर टी है, और ये सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है, तो टी विल बी ग्रेटर देन टी नॉट, देन हीट विल फ्लो रेडिएट, मतलब फ्लो होगी। और हीट तीन तरीके से फ्लो होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। फ्लो होगी इससे एटमॉस्फेयर में, ठीक है,
कितना डिफरेंस है इसमें, टी माइनस टी नॉट, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक टी और टी नॉट इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये तीनों केसेस लेने का मेरा मकसद था, इंटेंशन को समझिए। ये यहाँ पे ये समझा आपने कि जो बॉल है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल आ रही है क्योंकि हाइट डिफरेंस है। वाटर फ्लो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर फ्लो, हीट फ्लो हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जस्ट लाइक टू दीज सिमिलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, चार्ज also flow from higher level to lower level। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल भी क्या होता है, ये हाइट लेवल और टेम्परेचर की तरह। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, चार्ज फ्लो। बताइए, समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑलवेज ऑलवेज चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल समझा रहा हूँ। पोटेंशियल जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, और स्टेमिना से समझ लो, मतलब एक नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना कि आपका इतना पोटेंशियल नहीं किया, ये काम आप कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या इंटेंशन होता है पोटेंशियल बोलने का, कि आपकी इतनी स्टेमिना नहीं है, पावर नहीं है, ऐसे नॉर्मली आप पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल को समझने के लिए एक चीज आपको समझना होगा। आपने कहा, आपने क्या डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। हाँ, तो इस डेफिनेशन का मतलब समझिए। इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी समझनी पड़ेगी बेटा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, पढ़ा नहीं पढ़ा? हेलो, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था? क्या होती है ग्रेविटेशनल, क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? यस 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 यस, मतलब सिमिलर टू, आप एक एग्जांपल ले सकती हो। जैसे कोई अपना लखनऊ है, मान लेते हैं लखनऊ है, तो लखनऊ का जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसका पावर जो होगा उसको कहाँ तक मिला है कुछ काम करने का? लखनऊ की सिटी के अंदर ही कुछ कर सकता है, आउट ऑफ लखनऊ वो कुछ नहीं है। लीगल तौर से देखा जाए तो कुछ नहीं है। बाकी अब अलग अलग बात है कि वो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट या किसी और डीएम से उसका जो है रिलेशन अच्छा है, रेस्पेक्ट है, तो बोलते हैं तो वो काम करते हैं। बट उसकी खुद की पावर केवल कहाँ तक है, उसकी अपना जो एरिया है लखनऊ तक। ठीक है, इस लखनऊ के अंदर वही सर्वे सर्वा है, हर चीज है। अब यहाँ पे वो जो चाहे, अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आ रहा है तो उस डीएम की पावर को फील करेगा। ये डीएम जो है यहाँ पे बैठा हुआ है लखनऊ का, अगर किसी भी पर्सन को ये चाहे तो अरेस्ट करवा ले, जो भी चाहे करा सकता है। इसका मतलब इसकी फील्ड कहाँ तक हो गई, लखनऊ तक, इसकी अपनी फील्ड हो गई। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी जो चार्ज रखा होता है उसकी भी अपनी एक फील्ड होती है। तो ये एक फील्ड है, जैसे मान लेते चार्ज रखा हुआ है, इसकी भी अपनी कोई एक फील्ड है, मान लेते ये अपनी फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हर हर एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स भी निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से रेज, रेज फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स रेज टाइप आप समझ सकती हो। बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे अगर टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे। हम्म, तो इसकी एक अपनी फील्ड है। अब इसके फील्ड में अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब इसका मैग्नीट्यूड जनरली 1 ही होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, इसको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये अगर इसकी फील्ड में आएगा, इसकी इसकी फील्ड में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा।
तो इसको आने नहीं देगा, जबरदस्ती इसको घुसना पड़ेगा इसमें, तो वर्क करना पड़ेगा बेटा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अंदर आने के लिए ओवरकम करना पड़ेगा। और वर्क आपने पढ़ा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ा है ना, so on। तो वो वर्क क्या होगा, इसमें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा, समझे, वो वर्क जो है इसमें एज ए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो वर्क करके इसके अगेंस्ट से आया है, समझ रहे हो ना। नहीं नहीं, टेस्ट चार्ज में नहीं स्टोर हो जाएगा, इस प्लेस पे स्टोर हो जाएगा, हाँ टेस्ट चार्ज में बोल सकती हो आप, समझे, यानी बॉडी में टेस्ट चार्ज बोल लो, यहाँ बॉडी बोल लो, जो भी है, ठीक है, इस बॉडी में ये स्टोर हो जाएगा, ये जो भी बॉडी है, ठीक है। तो वो जो वर्क स्टोर हो जाएगा या एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल वर्क को समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ, क्या करिए बेटा, वर्क आपने किया ना, वो वर्क कहाँ गया बेटा, आपको पता है, वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वर्क को भी आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो वर्क क्या होगा, वर्क एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर होता है। अब इसमें लग गया वर्क हमने किया, इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया, ये फोर्स एफ लगा रहा था, ठीक है, हमने इस पे क्या किया, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया, ताकि इस फोर्स को ओवरकम किया जा सके, और वर्क करके हम इसको यहाँ पे लेके आए। अब एक एग्जांपल समझिए, आपने ये भी मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एक बॉल है, यहाँ पे उसका मास m है, और उसको हम छत यहाँ h हाइट पे ले गए, कितना वर्क हुआ भाई, ग्रेविटी अगेंस्ट का काम कर रही थी mg, ठीक है, और h हाइट mgh। अब आप बोलो कि ये तो वर्क खत्म हो गया, खत्म कहाँ हुआ, इस बॉडी में इस पोजीशन पे वर्क स्टोर्ड है, वो वर्क यहाँ पे स्टोर्ड है, इसी स्टोर्ड वर्क को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर्ड वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास नहीं होगी तो ये फिर बाहर फेंक देगा इसको, यहाँ जहां से आया था वहीं चला जाएगा, बात समझ रही हो, नहीं क्लियर हुआ क्या। हम्म, नीचे आ जाएगी तो पोटेंशियल नहीं रहेगी, कन्वर्ट हो जाएगी करंट, हाँ। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना कि बेटा ये यहाँ पे था, जैसे ये यहाँ पे था हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और इसको हमें यहाँ ये क्यू है, इसकी फील्ड में लेकर के आना है, ठीक है, इसीलिए बोला गया इन्फिनिटी से लाने में, मान लेते हैं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से इसकी फील्ड में इधर लेकर के आओगी, ठीक है, कितनी भी दूर लेकर के आओगे, मतलब यहाँ तक हमें लेके आना है ए तक, तो वो वर्क करेंगे ना हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क होगा डब्लू, ठीक है। अब इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, इसको ला करके यहाँ पे हमने रख दिया मान लेते हैं, तो वो वर्क इसमें स्टोर रहेगा, स्टोर हो जाएगा इस प्लेस पे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ये इस बॉल को यहाँ से लेकर के हम यहाँ पे गए, तो ये वर्क क्या हुआ, इस प्लेस यहाँ से यहाँ तक जो हमने वर्क किया, वो वर्क इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइड पे स्टोर हो गया, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हमने किया, वो वर्क इसमें इस बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो जो पोटेंशियल होता है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, अब पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज डिफाइंड एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, समझिए बेटा, ये तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाया, हेलो,
हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझाया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करोगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is nothing, it is equal to the electric potential energy per unit charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे चूंकि हमने टेस्ट चार्ज ले लिया था, टेस्ट चार्ज ना लेते मान लेते कोई क्यू चार्ज ले लो, जैसे ये कैपिटल क्यू था, इसकी अपनी फील्ड रही होगी, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और ये कोई चार्ज है जिसकी मतलब यूनिट नहीं है, कोई भी चार्ज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसने मान लेते हैं यू एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, क्यू चार्ज की वजह से, पूरे क्यू चार्ज की वजह से इसमें यू एनर्जी स्टोर हो गई, यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट चार्ज के लिए कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? यू अपॉन क्यू। बात समझ रहे हो? वन है यूनिट। मान लेते हैं क्यू चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में वर्क वर्क के फॉर्म में ले लो, डब्ल्यू वर्क किया करना पड़ा आपको। यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो आप डब्ल्यू बोल दो, या यही डब्ल्यू, यही वर्क यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता था। तो चाहे डब्ल्यू बोल दो बेटा, चाहे यू बोल दो, बोथ आर सेम। नहीं, कहाँ पे? ये एक सिंगल चार्ज है, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हम ये नहीं बात कर रहे हैं। अरे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 कूलम, 100 कूलम, ठीक है। यूनिट यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज बेटा, ठीक है। मान लेते हैं 100 कूलम, देखो ऐसे देख लो, 100 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में मान लेते हैं 500 जूल वर्क करना पड़ा। हेलो हेलो, 100 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में मान लेते हैं 500 जूल वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट विल बी 500/100, यानी 5 जूल। सो दिस 5 जूल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, ठीक है, जूल एट ए, ठीक है। इसीलिए इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया जो आपकी डेफिनेशन है, जो आपने डेफिनेशन पढ़ रही थी कि वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, खाली वर्क डन नहीं है, सॉरी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसीलिए जूल पर कूलम हो गया। खाली वर्क डन होता तब तो इसकी यूनिट जूल होती। एनी डाउट? हाँ, तो मैं इसका फार्मूला पूरा लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या लोग उसको, आप लोग वर्क डन, कुछ बुक में वर्क डन भी लिखा होता है, आप वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब उसका मतलब तो आप समझ ही गई होगी, अपॉन चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को W से डिनोट कर दो, चाहे वर्क डन बोल दो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, ठीक है। नहीं नहीं, V इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, वो भी करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। हेलो हेलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें हम VAB लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वहां पे हमने पढ़ा ना टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T, T1 माइनस T2, हायर टेम्परेचर टू लोअर लोअर टेम्परेचर। मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है, एक, पहले हेडिंग डाल देता हूँ,
पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दैट बेटा दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी। इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी। ठीक है, और कोई चार्ज रखा है, मान लेते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो अगर चार्ज यहाँ पे हम रख दें क्यू क्यू पे, तो चार्ज किधर फ्लो होगा? वो ए से बी की तरफ फ्लो होने लगेगा। चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो होने लगेगा। वही भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में वोल्ट का पोटेंशियल का कोई डिफरेंस होगा या वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा, भाई कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था हीट का फ्लो होने के लिए। कॉज क्या था हीट के फ्लो होने का? रीजन क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस। वैसे चार्ज के फ्लो होने का डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी ए माइनस वी बी। अब मान लेते हैं ए से बी तक चार्ज को फ्लो होने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंस पोटेंशियल की हम पीछे क्या कहते हैं डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर क्यू चार्ज ए से बी तक फ्लो हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। हाँ, मेंटेन रहेगा। तो आपकी जो बैटरी है, जो जैसे जनरेटर होते हैं या जितने भी हमारे ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक सेल हो गए, ये क्या, इनका काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना भाई। डिफरेंट प्रोसीजर, जैसे अगर हमारी बैटरी हो गई तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है। ठीक है, जनरेटर का अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यानी दो चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, और जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक करंट जनरेट होती रहेगी। बैटरी चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं आपकी बैटरी में, ये एक कैथोड एक एनोड, तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इसी वजह से चार्ज फ्लो होता रहता है, चार्ज इधर से इधर फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बैटरी। और ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी नहीं? अच्छा, सीबीएसई में नहीं होगा। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री में होगा। हाँ ठीक है, टर्म वन में रहा होगा। तो वहाँ इसका कौन पूरा रीजन बताया गया है, डिस्कस किया गया है बैटरी के बारे में। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, मतलब वहां पे बैटरी सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में। हाँ हाँ, वो पढ़ा है। एक्चुअली बेटा जो बैटरी होती है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ठीक है, वो अभी आप सीबीएसई में नहीं था, आईसीएसई में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। वो आप लोग 11th में पढ़ोगे इन डिटेल। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को जनरली लोग डेल्टा वी से लिख देते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या वी लिख दिया। एक 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 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल जीरो मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस जीरो, वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख देते हैं। नॉर्मल बुक में यही लिखा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो रही थी कि ये v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, है ना। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो होता रहेगा इधर। ये वी ए माइनस जीरो हो जाएगा, तो वी ए माइनस जीरो मतलब, मान लेते हैं वी ए इक्वल टू वी है, इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस जीरो इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो दैट वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यही आपने पढ़ा होगा। नहीं बेटा, एक्चुअली मेन फार्मूला ये है, हमने कहा है यही यही रीजन होता है ना, लोकल बुक में वो जनरली सीधा सीधा फार्मूला रख देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के चक्कर में सीधे v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू रख देते हैं।
हाँ, लेट कर लिया अभी भी जीरो, इतना डिटेल में डिस्कस ही नहीं करते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसके लिए आप अच्छी बुक्स में जाइए, एनसीईआरटी इन डिटेल पढ़िए, ठीक है, या फॉरेन बुक्स पढ़िए, रत्निक हॉलीडे, एस सी वर्मा, ठीक है, तो वहां पे आपको इन डिटेल मिलेगा। आप टाइम मिला करिए तो आप एस सी वर्मा जरूर पढ़ लिया करो। कॉन्सेप्ट, कोई बोर्ड नहीं है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कंपटीशन के लिए, बोर्ड से नहीं मतलब है उसका। ये लिख लीजिएगा तो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है फिजिक्स में, बाकी जो बोर्ड्स की एकेडमिक्स बुक आती हैं तो वो उसमें थ्योरी के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करिए। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ फर्दर क्वालिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले क्या है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा यूनिट, सा यूनिट क्या होती है बेटा? हाँ, एक्चुअली जूल पर कूलम, दैट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। ठीक है, इसको एक्चुअली जो डिस्कवर किया था वो अलेजेंड्रो वोल्टा ने किया था, उन्हीं के नाम पे वोल्ट हो गई, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मींस 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट को आप डिफाइन कैसे करोगी, बोर्ड में पूछ लेता है डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो दो पॉइंट्स ए और बी मान लेते हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, जब यहां से ए से बी तक किसी यूनिट चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े। ठीक है, मतलब यूनिट चार्ज को, इसका यूनिट चार्ज 1 कूलम का चार्ज को ए से बी तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 1 वोल्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। हम्म, हेलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? हाँ, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस, क्लियर। आपने लोड नाम सुना है? लोड, लोड, लोड नाम नहीं सुना? हाँ, जैसे होता है घर में वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगता है तो बोलते हैं लो लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया। तो एक्चुअली लोड होता क्या है? हम्म, बताइए बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन तो बैटरी करता है, या सोर्स करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, अभी रजिस्टर को मत लाइए। हाँ, घर में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप, एसी हो गया, ठीक है, मोटर हो गया, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लोड, दे आर कॉल्ड लोड। ठीक है, जो 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 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं लोड। तो जैसे जैसे आपका, आपके घर का जो है वोल्टेज लो हो गया, इसका मतलब लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया मतलब आपने दो दो एसी की जगह 5 एसी लगा दिया।
ठीक है, तो आते ही तो हमारे घर पे 220 वोल्ट करंट ही है ना, वोल्टेज है ना, डोमेस्टिक। अब क्या है कि इतने से काम नहीं चल पा रहा है, तो obvious सी बात है कि लोड आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन तो कर लिया, चलिए ठीक है definition। अब हम लोग कुछ सिंबल बात करते हैं, तो सिंबल तो आप जानते ही होंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया है। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, पता है ना। हाँ, जनरली ये जान लीजिए बैटरी का जो ये होता है सिंबल, ठीक है, बट ये डीसी बैटरी का होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हाँ, इलेक्ट्रिक करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ डीसी की। डायरेक्ट करंट इसलिए बोलते हैं, जैसे ये वी और आई की हम बात करें, वोल्टेज और, या सॉरी, ये ऐसे सीधे 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 इस तरीके का ग्राफ बनता है। वी आई ग्राफ ही डिस्कस कर लीजिए, ये आई है, ये वी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, या बीटी ग्राफ बोल सकती हैं आप, बीटी ग्राफ बिल्कुल। और जो एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो फ्लक्चुएट होता है, साइन की तरह होता है, साइन का ग्राफ की तरह, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसका अगर हम लोग एसी सोर्स की बात करें, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको एसी बैटरी को, यानी एसी सोर्स को, एसी बैटरी तो होती नहीं है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके से वेव बनी होती है। और बाकी रजिस्टर वगैरह तो आप पढ़ चुकी होगी, रजिस्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, रियोस्टैट नाम सुना होगा आपने, रियोस्टैट क्या होता है? होता क्या है, हम सिंबल नहीं पूछ रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर, ये भी आपने नाम सुना होगा, काम क्या होता है, याद नहीं है या पढ़ा नहीं है। मीटर और वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर नहीं दिया है। कौन सी बुक है आपकी? हाँ, लखमीर सिंह ओ हाँ, लखमीर सिंह, उसमें दिया हुआ गैल्वेनोमीटर बेटा, पूरा आप पढ़िएगा। दिया दिया होगा, गैल्वेनोमीटर दिया है कहीं, देखा है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस होता है, करंट को केवल डिटेक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन बताता है। नहीं, एमीटर बताता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही, मेजर करता है, ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर खाली दो निडल लगी होती हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट आप करंट पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट आप करंट पे नहीं वर्क करता है। हाँ, ठीक है, बस इतना ही बताता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर और वोल्ट मीटर में, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एमीटर को भी गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं, बट अगर वो अलग बात हो गई। बट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, केवल सेंस करता है करंट को, इट इज यूज्ड फॉर ओनली डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। हाँ, लिख दे रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर, आप नोट कर लीजिएगा, या मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा, जो मैं क्लास करा रहा हूँ, अगर आप भूल जाओ कभी, तो मैं इसकी वीडियो भी बना बना लेता हूँ। हम्म, तो मैं भेज दूंगा, कभी आप देखना चाहो तो आप उसको,
हाँ पूरी वीडियो जितनी। हाँ वो भी मैं भेज दूंगा, बट आपकी वॉइस नहीं आएगी, मेरी ही आएगी। यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं मार्क होते हैं। गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल मार्क नहीं होते हैं। ठीक है। और बाकी एमीटर और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। एंड एमीटर क्या मेजर करता है? ये मेजर करते हैं बेटा। ठीक है, ये सेंस करता है। ठीक है। वोल्टमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलवेज क्यों पैरेलल कनेक्ट होता है, उसका रीजन अभी आगे बताएंगे। रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे अभी, क्यों कनेक्ट होता है। ठीक है, पैरेलल में, वो बताइए। हाँ। हम्म, कि भाई देखो बेटा, ये वोल्टेज मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो टर्मिनल होना जरूरी है, जैसे टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। हाँ। हाँ, समझो बेटा। हाँ, समझिए पहले। देखिए, वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस तो दो चीजों के बीच में निकाली जाती है ना बेटा। हेलो। 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 वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो। 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 हाँ, आवाज नहीं आ रही थी आपकी बेटा। आप अपना नाम बता दो। देखो मैं दो क्लास ले लिया, नाम ना पूछा हूँ ना मैं अपना बताया हूँ। व्हाट्स योर नेम? काम्या। ओके, माई सेल्फ शिव, शिव नारायण साहू। तो क्या बोल रहा था मैं? वोल्टेज की बात कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, फिर डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस के लिए दो क्वांटिटीज होना जरूरी है ना बेटा। दो, दो चीजों के बीच में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं ना। हेलो। हेलो। आवाज चली जा रही है क्या? नहीं, बात करना हो कर लो, 2 मिनट का इमरजेंसी है तो बात कर लीजिए। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि डिफरेंस के लिए दो चीजें होना जरूरी है, दो टर्मिनल। ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, इनके बीच में हमको डिफरेंस, भाई डिपेंड करता है कि किस किस चीज के बीच में आप डिफरेंस मेजर करना चाहती हो। पोटेंशियल का डिफरेंस हम मानते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मेजर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा कनेक्ट करेंगे मीटर को कि दोनों टर्मिनल आ जाए। तो उसके लिए हमें इन्हें पैरेलल में बनाना पड़ेगा, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को, तभी तो दोनों टर्मिनल इंक्लूड हो पाएंगे। ठीक है। ओके, अब जो है कुछ न्यूमेरिकल करें क्या, या इसके बाद ओम्स लॉ आता है? अच्छा, ओपन और क्लोज सर्किट की भी बात कर लेते हैं। अभी हम रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे बेटा, मीटर और वोल्ट मीटर का, ओम्स लॉ के बाद लेकिन। हाँ, अभी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस हमने डिस्कस ही नहीं किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अभी हम वोल्ट मीटर और एमीटर की रेजिस्टेंस को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि मैं इस मान के चल रहा हूँ कि आपको
जीरो से स्टार्ट करना है ना? भले ही आपको आता है, पहले से आप पढ़ चुकी हो, बट मैं वो कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ। छूटेगा कुछ नहीं, परेशान मत होइएगा। सो न्यूमेरिकल कोई बुक उठाएं। न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, वो डाउनलोड कर लिया था आपने, क्या कहते हैं, एग्जाम्पलर? हाँ, अभी मत करिए, जब ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में करेंगे। अभी तो एनसीईआरटी करिए, और ये मैं क्वेश्चन जो करा कुछ भेजूंगा आपको, ठीक है, वो सारा करिएगा। आप करती रहिए, हालांकि क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा रोज 10-15 क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लोग ही डायरेक्ट फार्मूला ही भेज रहे हैं, बट स्टार्टिंग इसी से करते हैं। बैटरी ऑफ टू सेल्स is used to light a torch। स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? हाँ, अभी तो नहीं हो रही होगी। अच्छा, ये खत्म हो गया। हाँ, फर्स्ट टर्म में टाइम एक्चुअली ज्यादा मिल जाता है ना, तो टीचर सब फर्स्ट टर्म में ही वो खत्म करा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब भूल भी चुकी होगी आप थोड़ा बहुत। मैग्नेटिज्म में क्या कर रही हो आप इस समय? अच्छा, तो फिलहाल क्या करा रहे हैं आपके स्कूल वाले? अच्छा अच्छा, मैथ्स में क्या करा रहे हैं? ओ, केमिस्ट्री में क्या करा रहे हैं? क्या कराया बस? अच्छा अच्छा। आईयूपीएससी वगैरह करा दिया? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब तो खाली नॉमेनक्लेचर ही तक है, कंपाउंड नहीं है, कार्बन एंड कंपाउंड में खाली आईयूपीएससी तक ही है। सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इसको देखिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। यस, तो काफी इजी था, वार्म अप के लिए था। अब एक क्वेश्चन लीजिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और स्कूल कब से ओपन हो रहे हैं बेटा? अभी तो विंटर वेकेशन चल रहा होगा। एक्सटेंड हो जाएगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक।
2-4 दिन बाद रुक जाना बेटा, लिख जो रहा हूँ मैं लिखना नहीं पड़ेगा, मेरा जो टाइप करता है वो आ जाए, उसके बाद ये शीट रहेगी, मैं उससे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एक्चुअली मेरे को टाइप करने का टाइम नहीं मिल पाता है, और हम लोग टाइप भी उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे डायग्राम वगैरह होते हैं, और उसके लिए एक्सपर्ट भी लिखने में टाइम बहुत लग जाता है, और क्योंकि क्वेश्चन है तो उसको कराना तो पड़ेगा। चलिए ट्राई करिए इसको। Electric potential at a point in an electric field is 100 volt. How much work will have to be done to move an electron from that point to just outside the field? समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन? हाँ करिए। कितना? 10 to the power 20 जूल? गलत। बताऊं? W अपॉन Q होता है। अभी तो डिस्कस किया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, आपने तो बताया था वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या जस्ट अपोजिट हो रहा है, किसी पॉइंट से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भेजना है। मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और इस ए पे जो वी ए है दैट इज हाउ मच 100 वोल्ट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर मतलब हमने इसको इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब की बार क्या है कि यहाँ से बाहर निकालना है, तो बात वही हुई, अब की बार क्या है, हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस वजह से। तो V इक्वल टू वही जस्ट फार्मूला W अपॉन Q, ठीक है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। इसने कितना Q दिया है, क्या बोला है, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट टू जस्ट आउटसाइड द फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बेटा हमें W निकालना है, V नहीं निकालना, V गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो W इक्वल टू V क्यों हो जाएगा, we have to find out W not V, so value of V is 100,
and value of q is 1.6 into 10 to the power minus 19. So you have to multiply it, not divide. 100 means 10 to the power 2 into q is 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so it will be 1.6 into 10 to the power minus 19 plus 2. That will be 1.6 into 10 to the power minus 17 joule work. नहीं समझ आया? हम्म, हाँ हो जाता है, हो जाता है। हाँ, नहीं देखिए ये है, आप यहीं पे कर लीजिए, v गिवन है, v की प्लेस पे पुट कर दीजिए 100। w हमें फाइंड करना है, q कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो आपने इस तरह किया शायद कि w 10 पावर माइनस 19 को ऊपर ले गई, फिर 10 पावर प्लस 19 हो गया है ना। हेलो, यही किया ना, यही किया ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगी तो ये तो पूरा पोर्शन इधर चला आएगा ना, ये हो जाएगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ना। तो ये प्लस क्यों होगा? प्लस तब होता है जब वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर 1/a⁴ b लिखा हुआ है, विल बी रिटन एज a⁴ b, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जम करता है, ठीक है। ऐसे अगर ये a पावर b है, इसको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लाओगी, इट विल बी 1/a⁴ b, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आप वैल्यू बाद में रखिए, पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा, और ये 1 इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, सो इट विल बी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू एक फार्मूला हमारा बन गया ना, वी क्यू। वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू 100 है, 100 पुट कर दिया, और क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। ये तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिल गया? 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर इज 100, ठीक है। और यहाँ ये हो गया, आपको पता है इन दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन। इट विल बी माइनस 19 प्लस 2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस 17। नहीं क्लियर हुआ? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। वो डिस्कस करें, कल करें, कल करा देना। चलो कल ही कराते हैं। ये बताओ बेटा, कल तो छुट्टी तो आपकी भी चल रही है, कल मेरे भी स्कूल में छुट्टी है, तो दिन में क्लास ले लूं? कोई टाइम है वहाँ खाली? क्या टाइम है आपके पास? कितने बजे ले लूं पहले? मैं भी किसी भी टाइम पे कल करा दूंगा। ठीक है, 2 से 4 के बीच में देख लूंगा, मैं 2 से 3 मोस्टली करा दूंगा, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इन केस कहीं शाम में मेरा प्लान बना तो फिर मॉर्निंग में ही 9 to 10 या 10-11 करा दूंगा, चलेगा? हाँ, 9, 10, 11 पे। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मॉर्निंग में ही ले लूंगा। हाँ, 2 से 4 के बीच में ही ले लूंगा दोनों, क्योंकि मॉर्निंग में आपको भी तो करना होगा। अभी मैं आपको शीट भेजूंगा थोड़ी देर में, कुछ क्वेश्चंस, अब 1-2 घंटे में हो जाएगा, हो सकता है मॉर्निंग में ही मिले, मैं नाइट में भेजूं, क्योंकि बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सुबह कर लीजिएगा, सुबह कर लो ताकि डिस्कस तो हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो मैं दूंगा, ठीक है। बाकी इसका वीडियो भी आपको सुबह तक मिल जाएगा।
चलो ठीक है, बाय।